नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात कर लेते हैं हमारे शैक्षिक परिदृश्य की जो क्लासेस चल रही हैं। शैक्षिक परिदृश्य में आज हम आरटीई 2009 के बारे में चर्चा करेंगे। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, क्या है 42वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वां संविधान कौन सा 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके संवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया। देखो क्या हुआ था कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें क्या था कि जो हमारी शिक्षा थी वो पहले राज्य सूची का विषय हुआ करती थी। उसके बाद में फिर उसको क्या हटा करके संवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया गया था। किसमें? संवर्ती सूची में। तो शिक्षा अभी वर्तमान में किसमें है? संवर्ती सूची में। और इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में क्या हुआ था? 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उसके तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, उसके तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार लागू किया गया। कब? ये जो आरटीई है 2009, ये कब लागू किया था? तो 1 अप्रैल कब लागू किया था? लागू हुआ था पूरे संपूर्ण भारत में, जेएनके को छोड़ करके 1 अप्रैल 2010 को। ये डेट याद रखना। आरटीई 2009 से संविधान के निम्न अनुच्छेद प्रभावित हुए हैं। आरटी 2009 से संविधान के जो कुछ अनुच्छेद हैं जो कि प्रभावित हुए हैं, उसमें हम बात कर लेते हैं। संविधान के भाग 3 में, संविधान का भाग 3 में अनुच्छेद 21 के, ठीक है, संविधान का भाग 3 में अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया और इस प्रावधान किया गया कि राज्य में 6 से 14 आयु वर्ग के जो सभी बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया भाग 3 में, जिसके तहत 6 से 14 आयु वर्ष के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या होगी? उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा भाग 4 में अनुच्छेद 45 का प्रावधान किया गया, ये भी जोड़ा गया। भाग 3 में तो अनुच्छेद 21 का, भाग 4 में अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 का तात्पर्य है, इसमें प्रावधान किया गया कि राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की जो देख रेख है, 0 से 6 है, यहाँ पे याद रखना, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये भाग 4 अनुच्छेद 45 में ऐसा कहा गया है। इसके अलावा भाग 4 का अनुच्छेद 51 का, भाग 4 का अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 45 में तो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी देखरेख है। उसके अलावा अनुच्छेद 51 के 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य किसका है? माता पिता एवं संरक्षक का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 आयु वर्ग के जो बालक हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। तो ये अनुच्छेद 21 के में 11वां मूल अधिकार है, मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 क में ये जोड़ा गया। इसमें माता पिता एवं संरक्षक का कर्तव्य है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो चीज़ें थीं जो अनुच्छेद जो कि संविधान के अनुच्छेद जो प्रभावित हुए थे। अब बात कर लेते हैं, आरटी विधेयक राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ था। देखो, राज्यसभा में हुआ था आरएस में, राज्यसभा में आरएस में तो हुआ आरएस यानी कि राज्यसभा में पारित हुआ 20 जुलाई 2009 को, 20 जुलाई। उसके बाद 4 अगस्त को लोकसभा में और राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे 26 अगस्त 2009 को। ठीक है, और ये लागू कब किया था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, संपूर्ण भारत में। आरटी 2009 में कुल कितने अध्याय हैं? कुल 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं थीं। 7 अध्याय और 38 धाराएं थी, परंतु 2012 में संशोधन किया गया था इसमें। देखो, एक बार इसमें संशोधन किया गया है 2012 में, जिसमें कुल 7 अध्याय और 39 धाराएं। अभी वर्तमान में कितनी है? 7 अध्याय हैं और 39 धाराएं हैं। ठीक है, एक धारा जोड़ी गई थी। अब बात कर लेते हैं अध्याय 1 में क्या दे रखा है। अध्याय 1 में धारा 1 है और धारा 2 है।
अध्याय 1, इसमें 7 अध्याय हैं, 39 धाराएं हैं। उसमें से अध्याय 1 में धारा 1 है, धारा 2 है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार वगैरह के बारे में बात की गई है। जैसे इसका संक्षिप्त जो नाम है वो क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसका नाम है। विस्तार है J&K के सिवाय संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। इसी अधिनियम अधिकार था उस टाइम पे, ठीक है। इस अधिनियम की कोई भी बात, इस अधिनियम की, इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम की जो कोई भी बात है वो मदरसों, मदरसा स्कूल और वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली जो शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होती है, ठीक है। इस अधिनियम की कोई भी जो बात है वो क्या है, मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन पर लागू नहीं होती है। ये ऐसा फर्स्ट में, धारा फर्स्ट में ही ये बात की गई है। धारा सेकंड में परिभाषाओं के बारे में बात की गई है। जैसे समुचित सरकार को सरकार किसको कहेंगे, केंद्र, राज्य और क्षेत्र जो सरकार है जिसके अंडर जो विद्यालय आता है, वे विद्यालय आता है, संबंधित जो विद्यालय है, संबंधित विद्यालय से संबंधित जो केंद्र, राज्य और क्षेत्र सरकार हैं वो है समुचित सरकार, ठीक है। बालक कैसा होना चाहिए, 6 से 14 आयु वर्ष की आयु वाला जो बालक है वो होना चाहिए। यहाँ पे उसी के बारे में बात की गई है। यहाँ पे असुविधाग्रस्त बालक यानी कि SC ST निःशक्त बालक को भी ऐड किया गया है 2012 में। निःशक्त बालक को भी यहाँ पे ऐड किया गया है 2012 में। असुविधाग्रस्त जो समूह है उसमें SC ST निःशक्त बालक, अनाथ, युद्ध वीरांगना का बालक, वह जिस माता पिता अथवा अभिभावक HIV या कैंसर से प्रभावित हैं, जिस माता पिता के अभिभावक क्या हैं, HIV या कैंसर से प्रभावित हैं, ये युद्ध वीरांगना का बालक, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं, असुविधाग्रस्त समूह में आती हैं, ठीक है। दुर्बल वर्ग के बारे में बात करें तो जिनके माता पिता की वार्षिक आय क्या है, कम है। दुर्बल वर्ग में आएंगे जिसके माता पिता की जो वार्षिक आय है वो क्या है, कम है। मई 2020 से राज्य सरकार ने अभिभावकों की आय सीमा 1 लाख से बढ़ा करके 2.5 लाख कर दी थी। देखो मई 2020 में ये जो अभिभावकों की जो आय है वो आय सीमा 1 लाख से बढ़ा करके कितनी कर दी थी, 2.5 लाख कर दी थी, ठीक है। अब प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करती है तो 1 to 8th क्लास की जो शिक्षा है उसके बारे में ये बात करता है, 1 to 8th, और 6 से 14 वर्ष का बालक। राष्ट्रीय अधिकार संरक्षण आयोग, ये क्या है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। ये है बालक राष्ट्रीय है, ये राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय। अब बात कर लेते हैं अनुवीक्षण प्रक्रिया। अनुवीक्षण प्रक्रिया का तात्पर्य किसी बालक के विद्यालय में प्रवेश के लिए चयन की जो पद्धति होती है, यानी कि टेस्ट वगैरह लिए जाते थे पहले, तो वो चीज़ें अब नहीं होंगी, ठीक है। बालक के विद्यालय में अगर प्रवेश करना है तो चयन की पद्धति जो है वो कहलाती है अनुवीक्षण प्रक्रिया। देखो इसके बाद है अध्याय 1 के बारे में बात हो गई। अब अध्याय 2 में धारा 3, 4, 5 आती हैं। अध्याय 2 में धारा 3 में आता है, देखो धारा 3 में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए कोई बालक किसी प्रकार की फीस नहीं देगा। पहली बात तो धारा 3 में ये कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए कोई बालक किसी भी प्रकार की फीस नहीं देगा, ठीक है। 1 to 8th क्लास की जो बालक शिक्षा है उसके लिए कोई किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं देगा कोई भी बालक। निःशक्तता से ग्रस्त किसी बालक को इस अधिनियम के अधिकार 5 के उपबंधों के अनुसरण में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, घर पर आधारित शिक्षा होगी, ठीक है। निःशक्तता से जो ग्रस्त है बालक वो क्या है, अधिनियम के अधिकार 5 के उपबंधों के अनुसार उसको भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, घर पर आधारित शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, धारा 3 में कहा गया है, ठीक है। उसको भी प्राप्त करने का अधिकार। धारा 4 में क्या कहा गया है, धारा 4 में कहा गया है कि आयु अनुसार प्रवेश या इसके लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। आयु अनुसार प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। धारा 4 में कहा गया है कि आयु के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा। जो मान के चलो कोई बालक है जो कि अपनी 1 to 8th की जो स्टडीज़ है वो नहीं कर पाया है, तो उसको 1 to 8th में या फिर 5वीं तक ही उसने पढ़ा है या ड्रॉप आउट है, तो उसको आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा और बाद में प्रशिक्षण प्राप्त करने का भी उसको अधिकार है। जैसे कोई बालक है जो कि एजुकेशन से कट ऑफ हो गया, उसके बाद उसको 7th उसको 4th में या 5th क्लास में एडमिशन
एजुकेशन मिल गया, तो 5th क्लास में अब वो पुरानी जो प्रीवियस एजुकेशन है वहाँ जो मुख्य धारा में आने के लिए उसको क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण प्राप्त करने का भी अधिकार है। अधिकार धारा 4 में। धारा 4 ये कहती है कि आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। धारा 5 में अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार है, यानी कि बालक कभी भी टीसी प्राप्त कर सकता है, विद्यालय में स्थानांतरण कर सकता है। धारा 5 में। अध्याय 3 के बारे में बात कर लेते हो, तो अध्याय 3 में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य दिए गए हैं। अध्याय 3 में समुचित, अध्याय 2 में देखो जो अध्याय 1 था, अध्याय 1 में तो हमने धारा जो 1 2 थी उसके बारे में बात की। अध्याय 2 में धारा 3 4 5, और अध्याय 3 में किसके बारे में बात है, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अध्याय 3 में धारा 6 से धारा 11 तक है। ये धारा 6 जो बात करती है, धारा 6 से 11, धारा 6 में बोला गया है कि धारा 6 में क्या बोला गया है कि अधिनियम प्रारंभ से 3 वर्ष की अवधि के भीतर आसपास में निर्धारित क्षेत्र या सीमाओं के भीतर विद्यालय स्थापित नहीं होने पर एक विद्यालय स्थापित होंगे। यानी कि अधिनियम प्रारंभ हुआ है जब से 3 वर्ष के भीतर भीतर क्या है, जो विद्यालय है, विद्यालय अगर उस क्षेत्र में विद्यालय नहीं है तो वहाँ पे एक विद्यालय स्थापित होगा। तो ये धारा 6 बोलती है। धारा 7 है वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा लेने का है अधिकार। उसके बाद धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्य हैं। समुचित सरकार के कर्तव्य क्या हैं, पाठ्यक्रम टाइम पे पूरा करना, प्रत्येक बालक को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षण प्रशिक्षण सुविधा देना, प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के समय पर तय करना सुरक्षित करेगी। ये सरकार के जो कर्तव्य हैं। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य आते हैं। धारा 8 में तो आते हैं क्या, समुचित सरकार के कर्तव्य। धारा 9 में आते हैं क्या, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। समुचित सरकार के धारा 8 में है, धारा 9 में आते हैं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, यानी आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाना। ये स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य होते हैं। इसके अलावा धारा 10 में माता पिता एवं संरक्षक का भी कर्तव्य दिया हुआ है। तो धारा 8 में सरकार की बात है और स्थानीय प्राधिकारी की बात है धारा 9 में। धारा 11 में समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। धारा 11 में कहा गया है कि जो समुचित सरकार के द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा, यानी कि फर्स्ट क्लास से पहले की जो शिक्षा है, यानी कि 3 से 6 वर्ष के बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए आंगनवाड़ी या बाल वाटिका यानी कि बाल्यकाल देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था करना किसका है, अधिकार धारा 11 में बोला गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, धारा 8 है, धारा 9 है और 11 है। 8 में समुचित सरकार के कर्तव्य हैं, धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य हैं और धारा 11 में समुचित सरकार के विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए जो व्यवस्था है उसके बारे में बात की गई है धारा 11 में। अब अध्याय 4 के बारे में बात कर लेते हैं। तो अध्याय 4 संबंधित है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से। यहाँ से ही जो हमारी रीट मीन्स वगैरह है उसी में क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और सबसे बड़ा अध्याय है ये अध्याय 4। सरकार तो हमने पिछले अध्याय में देख ली, ठीक है। अब बारे में बात कर लेते हैं विद्यालय और शिक्षकों के क्या उत्तरदायित्व हैं। धारा 12 से 28 जो है वो धारा अध्याय 4 में आती है। धारा 12 से 28 देखो, धारा 12 जो है, 12 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा। धारा जो 12 है उसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा। धारा 12 में कहा गया है कि 25% सीट्स हैं वो रिजर्व रहेंगी जो दुर्बल और लाभान्वित जो समूह के दुर्बल जो वर्ग के जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनके लिए यानी कि SC ST वगैरह जो भी हैं, जो दुर्बल वर्ग हैं उसके लिए 25% सीट्स क्या होंगी, रिजर्व रहेंगी RTE के थ्रू निजी विद्यालय में। कक्षा 1 में RTE के थ्रू क्या है 25% सीट्स हैं वो रिजर्व रहती हैं निजी विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूलों में, ठीक है। धारा 12 में कक्षा फर्स्ट में होती हैं ये। धारा 13 के बारे में बात करते हैं। धारा 12 के बारे में बात हो गई, विद्यालय धारा 12 में 25% सीट्स रिजर्व है। उसके बाद धारा 12 25%, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद धारा 13 में बोला गया है कि प्रवेश के लिए कोई फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का ना होना। अगर प्रवेश के टाइम पे कोई भी फीस या अनुवीक्षण जो प्रक्रिया है उसका नहीं होगी, यानी कि कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं लिया जाएगा, कोई फीस वगैरह नहीं ली जाएगी प्रवेश के दौरान। ये धारा 13 है, 12 13।
13 यानी कि कोई फीस नहीं दे रही है तेरे को, और 13 को, ठीक है। और इसके अलावा कोई अनुवीक्षण प्रक्रिया भी नहीं देनी है। उल्लंघन करने पर, अगर इस बात का क्या है, इस जो धारा है, धारा 13 का उल्लंघन पर क्या क्या जुर्माने हैं। प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करने पर 10 गुना फीस जुर्माना होगा। प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करने पर उसको 10 गुना फीस जुर्माना होगा। प्रति व्यक्ति की आय का प्रति व्यक्ति का 10 गुना उसको फीस जुर्माना होगा। अगर वो फिर भी ना माने तो अनुवीक्षण, ठीक है, प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करने पर 10 गुना फीस जुर्माना होगा। अनुवीक्षण प्रक्रिया अधीन, अनुवीक्षण प्रक्रिया अगर कोई स्कूल करवाता है तो पहली बार उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये और दूसरी बार 50,000 रुपये लिए जाएंगे, जुर्माना है। तो धारा 13 में जुर्माना भी है। प्रवेश के लिए कोई फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं होगी, सख्ती से पालन है। इसके अलावा धारा 14 बात करती है प्रवेश के लिए आयु का सबूत, कोई आयु का सबूत यानी कि आयु का सबूत कोई ज़रूरी नहीं है, कैसा भी सबूत दे सकते हैं पेरेंट्स, ठीक है। धारा 15 में प्रवेश से इनकार नहीं करना, प्रवेश से इनकार नहीं करेगा कोई भी, कभी भी बच्चा आए कभी एडमिशन लिया जाएगा। धारा 16 में रोकने व निष्कासन का प्रतिरोध है, रोकने व निष्कासन का प्रतिरोध है, यानी कि धारा 2019 में धारा 16 जो है, 16 इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें कुछ चीज़ें भी है। रोकने और निष्कासन का प्रतिरोध है, यानी कि 2019 में अधिनियम की धारा 16 में संशोधन कर उपागम जोड़े गए, जैसे कि 16(1) जोड़ा गया 2019 में, 2019 में इसमें संशोधन प्रक्रिया हुई और उपभाग इसमें जोड़े गए, और जिसमें 16(1) है। धारा 16(1) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और कक्षा 8 की नियमित रूप से परीक्षाएं होंगी। प्रत्येक जो शैक्षणिक वर्ष है उसके अंत में क्या होगा, कक्षा 5 और कक्षा 8 की नियमित रूप से परीक्षाएं होंगी। धारा 16(1) में ऐसा कहा गया है। 16(2) में कहा गया है कि कोई छात्र अगर 5वीं और 8वीं परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसके अतिरिक्त शिक्षण करवाया जाएगा, तो उसे क्या करवाया जाएगा, अतिरिक्त शिक्षण करवाया जाएगा, और परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तारीख से 2 महीने के भीतर परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। उसको दोबारा परीक्षा, यानी कि अगर कोई बच्चा है वो 5th to 8th क्लास में असफल हो जाता है, 5वीं और 8वीं में नियमित रूप से क्या होंगी, परीक्षाएं होंगी, 16(1) में कहा गया है। 16(2) में कहा गया है कि कोई बच्चा अगर 5वीं और 8वीं में जो अगर फेल हो रहा है, असफल हो रहा है, तो वो अतिरिक्त शिक्षण दिया जाएगा उसको, और परीक्षा परिणाम घोषित किए परीक्षा रिजल्ट आने के 2 महीने के भीतर पुनः परीक्षा का मौका उसको दिया जाएगा, ठीक है। 16(3) में कहा गया है कि 5वीं 8वीं में बच्चे का पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर, अगर दोबारा परीक्षा ली गई है और उसमें भी वो अनुत्तीर्ण होने पर बच्चे को उस कक्षा में रोक सकती है। समुचित सरकार स्कूल को ये अनुमति प्रदान करती है, ठीक है। तो ये रोकने का 16(3) में बोला गया है। 16(3) में 5वीं 8वीं में बच्चे का पुनः परीक्षा में भी क्या है, अगर असफलता हासिल हुई या अनुत्तीर्ण होने पर बच्चे को उस कक्षा में रोका जा सकता है 5वीं और 8वीं में। 16(4) में कहा गया है कि किसी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए जाने तक विद्यालय से निकाला नहीं जाएगा, यानी कि 16(4) कहती है कि किसी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए जाने तक, यानी कि 1 to 8th क्लास तक जो जो शिक्षा है उसको पूरी किए जाने तक विद्यालय से निकाला उसको नहीं जा सकता। अब धारा 17 के बारे में बात कर लेते हैं। तो धारा 17 यानी कि 17 यानी खतरा किसके लिए है, बालक शिक्षकों के लिए खतरा है, क्योंकि बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध है, यानी कि बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न आप नहीं कर सकते। धारा 17। धारा 18 में मान्यता प्रमाण पत्र बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना, यानी कि धारा 18 में मान्यता प्रमाण पत्र दिए बिना किसी विद्यालय में स्थानांतरण नहीं होगा। टीसी तभी होगी जब मान्यता प्रमाण पत्र उसको दिया जाएगा। धारा 19 में विद्यालय के मान और मानक तय किए गए हैं, विद्यालय के मान और मानक तय किए गए हैं धारा 19 में। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो मान्यता वापस लेने के पश्चात कोई विद्यालय चलाना जारी रखता है, विद्यालय के मान और मानक में यदि कोई व्यक्ति मान्यता वापस ले ली है उसने और कोई विद्यालय चलाना जारी रखता है, तो इस कंडीशन में उसको 1 लाख रुपए का निरंतर 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। और निरंतर अगर वो उल्लंघन करता है तो प्रत्येक दिन के 10,000 रुपये जुर्माने के रूप में उसको भरने पड़ेंगे,
ठीक है, मान्यता प्राप्त स्कूल ही चलेंगे। अगर मान्यता उसने वापस ले ली है और उसके बाद भी स्कूल चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपए उसको जुर्माना देना पड़ेगा। पहली बार अगर वो निरंतर उल्लंघन कर रहा है तो प्रत्येक दिन के लिए 10,000 रुपये जुर्माने देना पड़ेगा। धारा 19 ये इम्पोर्टेंट है, विद्यालय के मान और मानक। इसके अलावा है धारा 21। धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी और एसडीएमसी की बात की गई है। धारा 22 में विद्यालय विकास योजना। धारा 23 में शिक्षक नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवाओं की प्रबंधन निबंधन और शर्तें हैं। शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित जो धारा है वो है धारा 23। धारा 24 नियुक्त शिक्षक के कर्तव्य क्या है, धारा 24 में है। धारा 25 में शिक्षक छात्र अनुपात है। ठीक है, 21 में एसएमसी है, 23 में शिक्षक नियुक्ति संबंधित है। इसके अलावा नियुक्त शिक्षक के कर्तव्य क्या हैं, 23-24 शिक्षक से संबंधित है। और शिक्षक छात्र अनुपात की बात करता है धारा 25। नोट है, धारा 2012 संशोधन जब हुआ था तब शिक्षक छात्र अनुपात तय करने की जो न्यूनतम सीमा थी वो 3 वर्ष की थी। ठीक है, अब धारा 25 तक हो गया शिक्षक छात्र अनुपात। धारा 26 में कहा गया कि शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाएगा, यानी कि स्वीकृत पद संख्या के 10% से ज़्यादा पद रिक्त नहीं होंगे। यानी कि स्वीकृत पद संख्या के 10% से ज़्यादा पद जो हैं वो रिक्त नहीं हो सकते। कोई भी स्कूल है उसमें 10% से ज़्यादा पद हैं जो कि रिक्त नहीं होंगे। इसके अलावा धारा 26 ये कहती है। धारा 27 के बारे में बात करते हैं तो गैर शैक्षणिक कार्यक्रम में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। अपवाद हैं, 10 वर्षीय जो जनगणना है उसमें लगा सकते हैं। आपदा राहत जो कार्यक्रम है उसमें लगा सकते हैं। संसद निर्वाचन जो होते हैं उसमें चुनाव जो होते हैं संसद के उसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। धारा 28 में कोई शिक्षक शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा। प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता कोई भी शिक्षक है जो कि प्राइवेट ट्यूशन नहीं लगाएगा। ठीक है, तो धारा 28 में ऐसा कहा गया है। धारा 26 में शिक्षकों की रिक्तियां संबंधित है। धारा 26 रिक्ति। धारा 27 गैर शैक्षणिक कार्य। ठीक है, इसके अलावा धारा 28 प्राइवेट ट्यूशन। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, ये हो गया अध्याय 4। अध्याय 5 में बात कर लेते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। देखो, अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। प्रारंभिक शिक्षा यानी 1 to 8th क्लास की जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है और उसका पूरा किया जाना। धारा 29 में पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया है। धारा 29 में। धारा 30 में परीक्षा और प्रमाण पत्र। किसी बालक को प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा उससे नहीं की जा सकती। धारा 30 में ऐसा कहा गया है। अब है अध्याय 6। अध्याय 6 में बालकों के अधिकारों का संरक्षण है। अध्याय 6 इंपॉर्टेंट है। देखो, बालक के अधिकारों का संरक्षण है। बालक के क्या क्या अधिकार हैं उनका संरक्षण है। धारा 31 में कहा गया है कि बालक के अधिकारों को मॉनिटर किया जाएगा। धारा 32 में शिकायतों को दूर करना, यानी कि बालक की जो भी शिकायतें हैं उनको दूर करना, धारा 32 में है। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किस धारा में उल्लेख है, तो धारा 33 संबंधित है इससे। धारा 33 इससे संबंधित है। धारा 34 है वो राज्य सलाहकार परिषद का गठन है। देखो, राज्य सलाहकार 33-34 जो हैं वो सलाहकार परिषद का गठन इसमें है। 33 में तो है राष्ट्रीय और 34 में है राज्य। ठीक है, तो यह है बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण। अध्याय 7 में प्रकीर्ण दे रखा है। अध्याय 7 में प्रकीर्ण है। धारा 35 कहती है निर्देश जारी करने की शक्ति है और धारा 38 में समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। तो ये धारा 38 इंपॉर्टेंट है। धारा 38 में कहा गया है कि समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति है और ये लास्ट धारा है 38। ठीक है, समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति किसमें है, धारा 38 में है। अब बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। विद्यालय के लिए जो मानक है, धारा 19 और धारा 25। धारा 25 में जो शिक्षक छात्र अनुपात है धारा 25 में बात की थी, और विद्यालय के जो मानक थे वो धारा 19 में। तो धारा 19 और 25 के बारे में यहाँ पे अच्छे से बात कर लेते हैं। तो फॉर 1 to 5th क्लास तक के लिए शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए,
तो ये होना चाहिए 60 बालकों पर 2 शिक्षक होंगे, यानी कि 30:1 होना चाहिए। 30:1 यहाँ पे अनुपात होना चाहिए। 30:1 यानी कि 60 बालकों पर 2 शिक्षक होंगे। फिर 61 से 90 हैं, 61 से 90 बालक हैं तो 3 शिक्षक होंगे। 91 से 120 है तो 4 होंगे। 121 से 200 हैं तो 5 शिक्षक होंगे और 5 शिक्षक होंगे। लेकिन इसमें अगर 121 के बीच में आएगा 150 बालकों से ऊपर है तो 5 शिक्षक होंगे और एक प्रधान अध्यापक भी होगा। ठीक है। और 200 बालकों से अधिक शिक्षक छात्र अनुपात है तो 40:1 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि वैसे तो 30:1 है, लेकिन अगर 200 बालक से ज़्यादा है शिक्षक छात्र अनुपात तो 40:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा फॉर क्लास 6 to 8 बारे में बात करते हैं तो इसमें 35:1 होता है। ठीक है, शिक्षक छात्र जो अनुपात है। और इसमें 30:1 होता है, इसमें 35:1 होता है। 100 से अधिक बालक है वहाँ पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होगा। पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक अंशकालीन शिक्षक होंगे, जैसे कि कला शिक्षा, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा, कार्य अनुभव शिक्षा, इनसे संबंधित होंगे। एक शैक्षिक वर्ष में कार्य दिवसों की या शिक्षण घंटों की जो न्यूनतम संख्या है, देखो 1 to 5 के बारे में बात करें तो 1 to 5 में शैक्षणिक वर्ष में कार्य या दिवसों या शिक्षण घंटों की जो न्यूनतम संख्या है, देखो 1 to 5 के बारे में बात करें तो 1 to 5 में 1 to 5 में 200 कार्य दिवस होंगे। ठीक है, ये तो है तेरा 1 to 5 में, और ये वाला जो है वो किस में है, 6 to 8 में। ठीक है, देखो ये तो है 1 to 5 के लिए। 1 to 5 के लिए 200 शिक्षण घंटे कार्य, पूरे शैक्षणिक वर्ष है उसमें 200 घंटे, 200 कार्य दिवस होने चाहिए। कितने कितने दिन उसको कार्य करना है, 200 दिन, 200 दिन कार्य दिवस होने चाहिए। उसके अलावा कितने घंटे होने चाहिए पूरी वर्ष में, 800 घंटे, 800 घंटे शिक्षण घंटे होने चाहिए। इसके अलावा 6 to 8 के बारे में बात करें तो यहाँ पे तो 200 थे, यहाँ पे हैं 220 दिन कार्य करना है उसको, शिक्षक को। और इसके अलावा प्रति शैक्षणिक वर्ष में 1000 शिक्षण घंटे होने चाहिए। उसमें 800 थे, इसमें 1000 शिक्षण घंटे होने चाहिए। और शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी है, 45 शिक्षण घंटे, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे। 45 शिक्षण घंटे होने ही होने चाहिए प्रति सप्ताह में, एक सप्ताह में 45 घंटे होने चाहिए। तो ये हमारा RTE जो था वो समाप्त हुआ आज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।